हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे जेएसपी। आज पढ़ेंगे हम लोग जेएसपी। सबसे पहले इसको फील करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ है क्या। जब हमारे पास सर्वलेट है, जेडीबीसी है, कोर जावा है, तो हमें जेएसपी पढ़ने का क्या जरूरत है, क्या मीनिंग है इसका, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और इसको पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर हम लोग इसके कोड्स में जंप करेंगे और कोड के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले चलिए चैट जीपीटी पे जाते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी जेएसपी को क्या कहता है। मतलब पहले पहले फील करने की कोशिश करें क्या है ये जेएसपी। ठीक है, व्हाट इज जेएसपी, आई डोंट नो, समवन कम एंड टेल टू मी व्हाट इज जेएसपी, लाइक दैट। तो मैं आऊंगा गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा चैट जीपीटी खोलूंगा, स्टार्ट नाउ करूंगा और सिंपली यहाँ के पहले पूछूंगा क्या है ये भैया, व्हाट इज जेएसपी इन जावा। लेट्स सी चैट जीपीटी क्या बोलता है। तो यहाँ इन लोगों ने काफी अच्छे से एक डेफिनेशन दिया है, इसको मैं पढ़ता हूँ। जेएसपी, तो इसका फुल फॉर्म होता है, वो होता है जावा सर्वर पेजेस, इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन जावा फॉर डेवलपिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज्ड टू in Java for developing dynamic web application. It allows developer to create HTML pages with embedded Java code. देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे इन लोग ने लिखा है It allows developer to create HTML pages with embedded Java code. Make it easy to build in interactive and data-driven web application. JSP is a part of the Java EE specification and serves as an alternative to technology like servlets for rendering dynamic content. देखिए देखिए, पहले हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जेएसपी का इंट्रोडक्शन क्यों हो रहा है। जब हमारे पास सर्वलेट था ही, तो पहले सर्वलेट के डिमेरिट देखते हैं। ये सर्वलेट का डिमेरिट क्या था उसको समझते हैं। ये हमारा क्लाइंट साइड सर्वर है, क्लाइंट साइड सर्वर है, और ये हमारा जो है ये सर्वर साइड है। ठीक है, बैक साइड, बैक एंड है। ठीक है, बैक एंड है, ये हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे कौन सा कोड यूज करते हैं फ्रंट एंड में, HTML। सबको पता है कि HTML यूज होता है। अब जैसे कोई आया बंदा और रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में, सॉरी, अपने मोबाइल में, तो वहां पे वो अगर रजिस्ट्रेशन करेगा, पक्का वो यूजर नेम लिखेगा। ठीक है, यूजर नेम लिखेगा, वो अपना जैसा वहां पे लिखा हुआ होगा क्या क्या को फिल करना है, तो पासवर्ड होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेल होगा, ईमेल। तो ये सारा चीज आप एज अ क्लाइंट साइड सर्वर आप ये सब लिखोगे और उस एप्लीकेशन में रजिस्टर हो पाओगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये डेटा कहाँ आएगा, सर्वर साइड आएगा। समझ लीजिए ये हमारा वेब सर्वर है। ठीक है, ये हमारा वेब सर्वर है। अब वेब सर्वर में आया, वेब सर्वर किसको काम सौंप दिया, सर्वलेट को, क्योंकि सर्वलेट के ही पास सारा लॉजिक है। ठीक है, सर्वलेट क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल को जाके डेटाबेस में स्टोर कर दिया। ठीक है, डेटाबेस में क्यों, क्योंकि अभी हमारा परमानेंट यूजर हो चुका है, इसीलिए हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो ये लॉजिक कौन दिया कि डेटाबेस में जाके स्टोर होना है, ये लॉजिक बैकएंड से आया। ये मतलब समझ लीजिए सर्वलेट से ही आ रहा है ये नॉलेज, लॉजिक। ठीक है। अब ये देखिए, डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, और ये चीज सर्वलेट को पता चल गया। ठीक है, सर्वलेट को पता चल गया, बट हमें भी पता चलना चाहिए कि हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अभी तक जो हो रहा था,
उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमें सर्वलेट के थ्रू पता चल रहा था, ठीक है, ब्राउजर पे, कि हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे जो सर्वलेट के अंदर एक कोड लिखते होगे, वो कोड क्या था? प्रिंट, एक सेकेंड छोटा करता हूँ थोड़ा, काफी बड़ा। प्रिंट राइटर, ठीक है, आउट इक्वल टू, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तो ये देखिए, ये हमारा प्रिंट, मतलब ये हमारा इसका रेफरेंस तैयार हो चुका है, जो कि आउट के फॉर्म में है, जिसका टाइप प्रिंट राइटर है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को ये मिला, और हम लोग क्या करते थे, आउट डॉट, ठीक है, आउट डॉट प्रिंट, ओके, और फिर सिंपली ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग दे देते थे, ठीक है, और पैराग्राफ प्रोवाइड कर देते थे। ये क्या हो रहा है, ये हमारा HTML ही तो कोड है, HTML का ही तो कोड है। तो ये हमने पैराग्राफ दे दिया, और बीच में लिख दिया जो भी नाम है जो फ्रंट एंड से आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके लिख देते थे। जहाँ पे लिखा, और सिंपली लिख दिए, यू आर रजिस्टर्ड, यू आर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो हमें ये सिंपली दिख जाता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये इक्लिप्स में, ठीक है, बेस लॉगिन पेज, सेंड रिडायरेक्ट सर्वर्स, लॉगिन पेज ले लीजिए, ठीक है। इसका SRC में चलिए, मेन में चलिए, जावा में चलिए, कॉम में चलिए, और लॉगिन सर्वलेट में आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे, ठीक है, प्रिंट राइटर आउट गेट राइटर, और उसको प्रिंट करा दिया, यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, ओके। तो ये आपको आउटपुट पे दिख रहा होगा। अब जैसे प्रोफाइल सर्वलेट है, यहाँ ये, यहाँ भी आप देख सकते हैं, प्रिंट राइटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट को लिया, ठीक है, इसके रेफरेंस को लिया, और इससे हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ प्रिंट करा दिए, ठीक है। तो ये प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, ये ब्राउजर पे हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो सर्वलेट होता है हमारा, उससे हम कहीं ना कहीं अपने डेटा को ब्राउजर पे दिखा सकते हैं, ठीक है। बट वो क्या होगा कि वो इसमें आप बोल सकते हैं कि बिजनेस लॉजिक लॉजिक भी और एच टी एम एल का मिक्सचर हो गया है, ठीक है। दोनों अलग होना चाहिए। बैकएंड अपना लिखेगा डेटा, अपना कोड्स लिखेगा, फ्रंट एंड अपना कोड लिखेगा। बट यहाँ पे मिक्सचर हो जा रहा है डेटा। देखिए एक ही सर्वर पर हम क्या कर रहे हैं, यू आर रजिस्टर्ड का जो इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग ब्राउजर पे सेंड कर रहे हैं। बट यहाँ पे सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस लॉजिक। इससे कंफ्यूजन हो जाएगा फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बिजनेस लॉजिक होना चाहिए, बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, जो हमारा सोर्स कोड होगा, यह सोर्स कोड, यहाँ पे ये लिखना है। हम लोग क्या कर रहे थे अभी, हम लोग सर्वलेट का कोड लिख रहे थे, और सर्वलेट का कोड में हम कहीं ना कहीं अपने आउटपुट को ब्राउजर पे ला रहे थे, अपने ब्राउजर पर आउटपुट को ला रहे थे, ठीक है। लेकिन सर्वलेट के ही थ्रू ला रहे थे। बट सर्वलेट का काम सिर्फ बिजनेस लॉजिक संभालना है, उसको HTML का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग HTML का काम कर रहे हैं, ठीक है। HTML का काम हम लोग कहीं ना बैकएंड पे कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये लिखा, ये थोड़ा सा हटा दीजिएगा, प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ, इसको हटा दीजिए, सेमी कॉलन का जरूरत नहीं है, पैराग्राफ का है। तो यहाँ बीच में क्या किए हम लोग, ये बीच में हम लोग ने किया प्लस, ठीक है, और उस डेटा को भी सेंड कर दिया। जैसे यूजर नेम है, तो UN कर देता हूँ, ठीक है, यूजर नेम। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर पे हम लोग ये डेटा देख पा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे ही ये HTML का डेटा, ठीक है, हम लोग फ्रंट एंड से बैक एंड लाएंगे। सर्वलेट का काम क्या रहेगा, सिर्फ बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे मान लीजिए लॉजिक्स ये लिखा हुआ है कि इस डेटा को डेटाबेस में डाल दो, ठीक है, डेटाबेस में डेटा डाल दो। तो ये जो यूजर है हमारा, वो अब रजिस्टर्ड यूजर बन चुका है। अब क्या होगा कि अगर ऐसा हो गया है, तो फिर उसको वो आउटपुट पे दिखेगा। बट वो कहाँ पे दिखेगा, वो JSP फाइल में दिखेगा, ठीक है, JSP फाइल में दिखेगा। JSP फाइल में क्या दिखेगा, उसको एक
नया पेज मिलेगा, ठीक है, जो फ्रंट एंड के पास भेजा जाएगा, जहाँ पे लिखेगा यू आर रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, ओके, यू आर रजिस्टर्ड। अभी अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब क्लियरिटी आ रहा है। बैकएंड पे सर्वलेट है, और सर्वलेट का काम था सिर्फ लॉजिक लिखना, ये वाला काम नहीं करना, ये एचटीएमएल वाला काम नहीं करना। अब एचटीएमएल वाला काम कौन करेगा? जेएसपी करेगा, ठीक है, जेएसपी करेगा। यू आर रजिस्टर्ड, एक नया पेज खुलेगा जो डॉट जेएसपी होगा, डॉट जेएसपी होगा, ठीक है। ये सारा काम संभालेगा। किस चीज का काम संभालेगा? जब भी डेटा डेटाबेस पीछे मतलब सर्वर साइड आता है, बैकएंड साइड आता है, तो वो डेटा जब भी, अब उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, या कुछ मैसेज यूजर को, ठीक है, क्लाइंट साइड देना होगा, तो वो डॉट जेएसपी के थ्रू होगा, ठीक है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना है, कुछ डेटा प्रोवाइड करना है, ठीक है, कुछ मैसेजेस सेंड करना है, तो वो डॉट जेएसपी के थ्रू होगा। अब सर्वलेट के अंदर HTML कोड्स, ओके, हार्ड कोडिंग अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, अगर हम इसी को हम लोग चाहे तो इसको HTML की जगह डॉट जेएसपी भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। जेएसपी लिया, ठीक है। अब क्या होगा ना, देखिए, इसी को हम लोग अब बैकएंड में भेजेंगे, मतलब जेएसपी बना दिया, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल हमने बैकएंड में सेंड किया, बैकएंड में सेंड किया, सर्वर साइड किया। तो अब क्या है ना, सर्वलेट अपना काम किया, डेटा को जाके डेटाबेस में स्टोर किया, फिर हमें मैसेज दे रहा है, हमें इसी पेज पे वापस मैसेज दे दिया, ठीक है, इसी पेज में वापस मैसेज दे दिया। तो हम यहाँ यूजर नेम पासवर्ड ईमेल देख सकते हैं, और ऊपर पॉपअप मैसेज लिख के आ जाएगा, यू आर रजिस्टर्ड। तो इससे एक डायनेमिक कंटेंट भी हम डॉट जेएसपी से बना सकते हैं। क्या ये बात आपको लास्ट वाली समझ में आई? नहीं तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अब हम लोग इसको HTML से हटा चुके हैं, और इसको जेएसपी बना दिया। इससे फायदा क्या होगा कि हम इसको अब डायनेमिक कंटेंट बना सकते हैं इसमें। जैसे ही इसमें यूजर नेम है, पासवर्ड है, मेल है, तो ये चीज हम जब बैकएंड में सेंड करेंगे, बैकएंड में सेंड करेंगे, तो फिर क्या होगा, सर्वलेट अपना काम करेगा, सर्वलेट अपने डेटा को डेटाबेस में जाके स्टोर करेगा, और फिर हमें हमें रिस्पॉन्स भी तो चाहिए कि हम रजिस्टर्ड यूजर कैसे पता चलेगा। तो सर्वलेट फिर वापस वो डेटा को सेंड करेगा, जो मैसेज वो सेंड करना चाहता है, वो मैसेज वो जेएसपी को सेंड कर देगा, ठीक है। कौन सा जेएसपी? जो हम लोग का ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड वाला ईमेल वाला जो जेएसपी था, तो ऊपर वो मैसेज आते हुए आपको दिखेगा एज अ पॉपअप मैसेज, ठीक है, जिसमें लिखेगा हे राहुल, मान लीजिए अगर राहुल नाम का यूजर नेम है जो रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसको लिखेगा हे राहुल, नाउ यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ आवर एप्लीकेशन, ऐसा ही कुछ, यू आर रजिस्टर्ड इन आवर एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन राहुल, ऐसा कुछ मैसेज रहेगा, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल है। तो ये चीज कैसे हो पा रहा है? ये चीज जेएसपी के द्वारा हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमें जेएसपी पढ़ना है। हम लोग जब भी वेबसाइट्स या फिर जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग का हमेशा कोशिश ये रहता है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, और जो जो हमारा बैकएंड लेयर है, वो दोनों बटा हुआ रहे, ठीक है। बैकएंड लेयर को कोई और संभाले, और प्रेजेंटेशन लेयर को कोई और संभाले। और कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ नहीं हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। दोनों कोड मतलब बैकएंड भी में भी मतलब सर्वलेट के ही अंदर आपका HTML कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके अंदर ही आपका बिजनेस लॉजिक भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और आपका HTML कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये चीज सही नहीं है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कोई और संभाले, और ये बैकएंड कोई और संभाले, ठीक है। अब देखिए, डॉट जेएसपी में क्या है ना कहीं इसके पास HTML टैग्स भी रहेगा, और कहीं ना कहीं ये ये इसके पास जावा के भी कोड्स इसमें लिख सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा आवाज बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रहा था ना कि जो डेटा है हमारा वो फ्रंट एंड में आएगा, ठीक है, डॉट जेएसपी में। तो उसमें पता है, जेएसपी के अंदर हम लोग HTML के भी कोड्स लिख सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जावा के भी कोड्स लिख सकते हैं, ठीक है। जावा का कोड्स क्यों? जैसे हमें बैकएंड से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग याद है गेट पैरामीटर, गेट एट्रीब्यूट्स इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो उससे हम लोग डेटा कहीं ना कहीं जेएसपी में कलेक्ट कर पाएंगे, और उसको हम लोग कहीं ना कहीं प्रिंट करा पाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रिंट करा पाएंगे। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं डॉट जेएसपी के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं जावा कोड्स भी लिख पाते हैं,
और कहीं ना कहीं हम लोग HTML की कोड्स लिख पाते। होता है HTML के ही कोड ज्यादा है, बट बस फॉर डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए बैकएंड से हम लोग कहीं ना कहीं जावा की कोड JSP के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सर्वलेट के अंदर JSP के सॉरी HTML के कोड्स लिखते हैं, वैसे ही हम लोग JSP के अंदर जावा की कोड्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से पॉसिबल है। चलिए, इतना बात आपको अगर समझ में आ गया होगा तो थोड़ा इसकी थ्योरीज को देखते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरीज यहाँ पे काफी अच्छे से समझाई गई है। चलिए इसको थोड़ा रीड करते हैं और समझते हैं, ठीक है। इसको रीड करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, इसको एक्चुअली लाया क्या क्यों गया। फिर हम लोग इसके कोड्स को देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ आइए, तो ये क्या लिखा, JSP टेक्नोलॉजी, ठीक है, इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस जस्ट लाइक सर्वलेट। देखिए इसको अभी के लिए यहाँ पे जैसा डेफिनेशंस बता रहा है, यहाँ पे कह दिया कि ये एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है जैसे एक सर्वलेट करता है। तो अभी इन दोनों को एक जैसा बताया जा रहा है कि सर्वलेट भी वही है और JSP भी वही है। वो भी क्रिएट करता है वेब एप्लीकेशन, ये भी क्रिएट करता है वेब एप्लीकेशन। तो अभी तक ऐसा ही इन्होंने कहा। It can be thought of as an extension to servlet because it provides more functionality than servlet। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सर्वलेट का ही एक्सटेंशन है, बट इसके पास फंक्शनलिटी ज्यादा है सर्वलेट से, सच एज एक्सप्रेशन लैंग्वेज, JSTL एक्सेट्रा। तो इन लोगों ने बताया कि इसके पास एक्सप्रेशन लैंग्वेज भी है, JSTL भी है, जो कहीं ना कहीं सर्वलेट के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले ही तो बोला कि दोनों एक जैसा है, फिर बोला नहीं नहीं इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटी भी है, ठीक है, सर्वलेट के रिस्पेक्ट में। आइए नीचे आइए। JSP पेज कंसिस्ट ऑफ HTML टैग्स एंड JSP टैग्स, ठीक है। तो इसके पास दो तरह का टैग रहता है, एक HTML टैग होता है, एक JSP टैग होता है। द JSP पेजेस आर इजियर टू मेंटेन देन सर्वलेट बिकॉज वी कैन सेपरेट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये बात मैं आपको समझाया, ठीक है। JSP पेज जो है वो इजी टू मेंटेन करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है, हम लोग सेपरेट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो वही चीज ये लिख रहा है, सर्वलेट बिकॉज वी कैन सेपरेट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं हम लोग JSP को यूज बस डिजाइनिंग के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग कोई लॉजिक्स नहीं लिखने वाले। हाँ लिख सकते हैं, सर्वलेट के ही लॉजिक्स लिख सकते हैं, पूरा उस JSP को ही सर्वलेट बना सकते हैं, बट हमारा वो एम नहीं है। हमारा एम है कि सर्वलेट अपना बैकएंड संभाले और JSP जो है वो अपना फ्रंट एंड संभाले, जिसमें डायनेमिक चेंज देखने को मिले, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम जावा के कोड्स कुछ लिख सके, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे जावा के कोड लिख सके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नीचे है उसका कोड, वो मैं दिखाऊंगा। मतलब कि वही मैं बोला, बैकएंड से डेटा कलेक्ट करना है तो हम लोग गेट और सेट पैरामीटर तो लगाते ही थे ना। तो यहाँ पे भी हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो JSP में भी डेटा को कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए फ्रंट एंड में, ठीक है, यूजर रजिस्टर कर रहा है, ठीक है। तो यूजर रजिस्टर कर रहा है तो अपना नाम डाला होगा, पासवर्ड डाला होगा, मेल डाला होगा, ये सब चीज डाला होगा। डेटा बैकएंड पे आया होगा, ठीक है। अब वापस डेटा फ्रंट एंड में आएगा तो वहाँ ये बताना जाता है थैंक यू राहुल फॉर योर रजिस्ट्रेशन। बट वो राहुल नाम का जो व्यक्ति था जो रजिस्टर कर रहा था, तो जब बैकएंड से फ्रंट एंड आ रहा था तो उसका डेटा भी वो हम लोग चाहते हैं कि फ्रंट एंड साइड आए, तभी तो हम लोग देख पाएंगे थैंक यू राहुल। जो राहुल का डेटा वो तो डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, वो फ्रंट एंड में उसका क्या काम है, बट काम है जिससे राहुल को पता चल जाएगा कि उस नाम का व्यक्ति कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके रजिस्टर्ड हो चुका है। तो राहुल फ्रंट एंड में कैसे आएगा, वो राहुल फ्रंट एंड में ऐसे आएगा जब हम लोग जावा के ही कोड JSP के अंदर लिखेंगे और कहीं ना कहीं पैरामीटर्स को गेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात है। अभी यहाँ आइए देखिए, it provides some additional features such as expression language custom tags, ठीक है। तो ये लोग कुछ एडिशनल फीचर्स दे रहा है। देखिए HTML सिंपल नॉर्मल, ठीक है, कोड लिखते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं ब्राउजर में या फिर अपने ब्राउजर में हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर दे पाते हैं, बट लॉजिक्स नहीं दे पाते। बट JSP में क्या है, आप स्ट्रक्चर भी दे पा रहे हैं और लॉजिक भी प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। ये है। अभी देखिए क्या क्या यहाँ लिखा है, एडवांटेज क्या क्या है सर्वलेट का, सॉरी JSP का ओवर सर्वलेट। तो JSP टेक्नोलॉजी इज द एक्सटेंशन टू सर्वलेट टेक्नोलॉजी, हम लोग ने ये देखा। वी कैन यूज ऑल द फीचर्स ऑफ द सर्वलेट इन JSP। देख क्या लिखा, वी कैन यूज ऑल द फीचर्स ऑफ सर्वलेट इन JSP। सारे फीचर्स को ही यूज कर पाएंगे JSP के अंदर, ये भी मैं आपको बताया।
In addition to, we can use implicit objects, predefined tags, एक्सप्रेशन लैंग्वेज एंड कस्टम टैग्स इन जीएसपी। तो ये सारी चीज जब हम लोग कोड में देखेंगे तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे ये चीज बता क्या रहा है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड टैग्स क्या होता है, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये जब हम लोग कोड करेंगे ना तो हमें ज्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इजी टू मेंटेन, JSP कैन बी इजिली मैनेज्ड बिकॉज वी कैन इजीली सेपरेट आवर बिजनेस लॉजिक विद प्रेजेंटेशन लॉजिक। अब जैसे क्या था, पहले हम लोग सर्वलेट यूज कर रहे थे, ठीक है। सर्वलेट में ही हम कहीं ना कहीं HTML के कोड्स को प्रोवाइड कर रहे थे। अब हमें कहीं ना कहीं कुछ एडिट करना है या कुछ बग आ रहा है या कुछ गलती आ रहा है, तो आपको दोनों को लेके चलना है, ठीक है। कोड बहुत तरीके, मतलब समझ लीजिए हौच पौच हो गया है। तब हौच पौच हो गया है तो आपको बग खोजना या फिर कुछ आपको एडिट करना है, कुछ करेक्ट करना है, तो वो बहुत टफ हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन बट अब हम लोग क्या है कि अब JSP संभालेगा प्रेजेंटेशन लेयर और सर्वलेट संभालेगा बिजनेस लॉजिक्स। तो कहीं ना कहीं एक मेंटेन करना आसान हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, फ्रंट एंड में दिक्कत आ रहा है, एडिट करना है तो फ्रंट एंड साइड चलो, बैक एंड में दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो बैक एंड साइड का लॉजिक्स को देखो। अब अब डॉट जावा फाइल के अंदर ही अब दोनों काम करने का जरूरत नहीं है। ये JSP की वजह से हो पाया, ठीक है। इसीलिए इजी टू मेंटेन, फास्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इफ JSP पेज इज मॉडिफाइड वी डोंट नीड टू रिकम्पाइल डिप्लॉय द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जब हम लोग सर्वलेट पढ़ रहे थे उस टाइम, जब भी हम सर्वलेट में एडिट करते थे, ठीक है, चेंजेस करते थे किसी तरह का भी, ठीक है, वो भले बिजनेस लॉजिक हो या फिर HTML का चेंजेस हो जो हम सर्वलेट के अंदर चेंजेस करते थे, तो हमेशा 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 हम लोग को सर्वर को वापस से रिकनेक्ट करना, रिकनेक्ट तो रहता था, रीस्टार्ट करना पड़ता था। बट यहाँ पे जब से JSP आया, बस आप कंट्रोल S करेंगे तो आप ब्राउजर पे चेंज होते हुए देखोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, यही चीज लिखा है। लेस कोड देन सर्वलेट JSP वी कैन यूज मेनी टैग्स सच एज एक्शन टैग्स, JSTL कस्टम टैग्स दैट रिड्यूस कोड। मोreover वी कैन यूज EL implicit ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, ये वाला हम लोग जब कोड करेंगे तो समझेंगे। आइए, तो यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ JSP पेज लिखा है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ JSP पेज, कंपाइलेशन ऑफ JSP पेज, फिर क्लास लोडिंग होता है, ठीक है, फिर इंस्टेंटिएशन होता है, फिर इनिशियलाइजेशन होता है। देखिए कहीं ना कहीं सर्वलेट का ही ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ जनरेटेड सर्वलेट इज क्रिएटेड, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन, द कंटेनर इन्वोक्स JSP इनिट मेथड, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए क्लास लोडर्स लोड क्लास फाइल्स, ठीक है। ये सारी चीज हो रही है। देखिए ये क्या लिखा है यहाँ, JSP है, ठीक है। JSP ट्रांसलेटर क्या करेगा, सर्वलेट में कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर करे, कंपाइल करके क्लास फाइल करेगा, फिर सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर बफर डायनेमिक कंटेंट, फिर वापस डेस्कटॉप पर डाल देगा। चलिए इसको समझते हैं, इसका यहाँ क्या लिखा है देखिए। एज डिपिक्टेड इन द above diagram, JSP पेज इज ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट बाय द हेल्प ऑफ JSP ट्रांसलेटर, ठीक है। The JSP translator is a part of web server which is responsible for translating the JSP page into servlet, ठीक है। After that, servlet page is compiled by the compiler and get converted into the class file. Moreover, all the processes that happen in servlet are performed on JSP later, like initialization, committing response to the browser and destroy। तो ये सारी बातें हैं यहाँ, ठीक है। देखिए कहना क्या चाह रहा है, पहले JSP है और JSP को कहीं ना कहीं उसमें सर्वलेट का ही एक्सटेंशन है, तो उस JSP को फाइनली सर्वलेट में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसको फिर कंपाइल करके उसका डॉट क्लास फाइल होगा, और फिर इसमें जो भी चेंजेस करना है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या फिर कुछ भी करना है या फिर फ्रंट एंड में वापस थ्रो करना है, तो वो डॉट क्लास फाइल जाके फ्रंट एंड में थ्रो हो जाएगा आफ्टर JRE, ठीक है। क्योंकि JRE उसको कहीं ना कहीं डिकोड करता है उसके लैंग्वेज को, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर बाइट कोड्स होता है, बाइट कोड्स नीदर बी अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर नॉर बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर्स, ठीक है। दोनों में किसी को अंडरस्टैंड नहीं होता, तो JRE का जरूरत पड़ता है। JRE क्या करेगा, उस क्लास फाइल को कन्वर्ट कर देगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, JSP जो था वो कहीं ना कहीं हम लोग सर्वलेट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं एट द एंड, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं सर्वलेट में कन्वर्ट होगा, फिर वो कंपाइल होगा, ठीक है। फिर कंपाइल होके क्लास फाइल बनेगा, फिर उस क्लास फाइल से JRE लगाएंगे हम लोग, उस बाइट कोड को हम लोग कहीं ना कहीं डिकोड कर पाएंगे और ब्राउजर पे देख पाएंगे, ठीक है। अभी जैसे JSP में क्या है,
जेएसपी में क्या है, एचटीएमएल कोड्स भी है और कहीं ना कहीं जावा के भी कोड्स है, ठीक है। और वैसे ही सर्वलेट के पास क्या है, सर्वलेट के पास जावा कोड्स भी है और साथ ही साथ हम लोग एचटीएमएल के भी कोड्स लिख सकते हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक जैसा है, बस कहीं ना कहीं रोल दोनों का कहीं ना कहीं अलग हो जा रहा है। क्रिएटिंग अ सिंपल जेएसपी पेज, यहाँ पे बता रहा है सिंपल जेएसपी पेज क्रिएट करके दिखाएगा, ठीक है। टू क्रिएट द फर्स्ट जेएसपी पेज राइट सम एचटीएमएल कोड एज गिवन बिलो, ठीक है, एंड सेव इट बाय डॉट जेएसपी एक्सटेंशन, ठीक है। वी हैव सेव्ड द फाइल एज index.jsp, put it in the folder, paste the folder in the web app directory in Apache Tomcat to run the JSP फाइल, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यही कह रहा था मैं। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, पहले ये पढ़ते। लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ जेएसपी वेयर वी आर यूजिंग स्क्रिप्टलेट tags to put Java code in the JSP page. We will learn scriptlet tags later, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। HTML बॉडी, ये क्या है, ये HTML का पेज है। बट बीच में कहीं ना कहीं हम लोग अगर ये स्क्रिप्टलेट टैग्स लगा पा रहे हैं, स्क्रिप्टलेट टैग्स, ठीक है, ये अगर हम लोग लगा रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं जावा के कोड ही लिख रहे हैं। देखिए, जावा के कोड्स ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप कस्टम टैग भी कह सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये जो आउट डॉट प्रिंट देख पा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं एक जावा का कोड है, ठीक है। तो आप यहाँ फर्स्ट टाइम जब अगर आप जेएसपी पढ़ रहे होगे तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ एक एचटीएमएल के अंदर आप कहीं ना कहीं जावा के कोड देख पा रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ आउट डॉट प्रिंट यूज कर रहे हैं, माने कि अभी तक हमने ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट किया। क्या चीज का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ा, और इम्प्लिसिटली वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और उसके आउट के रेफरेंस को यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं प्रिंट करा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 into 5, माने कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं, क्योंकि HTML क्या होता है, एक बेसिक कोड होता है, ठीक है, बेसिक कोड जिसमें हम लोग बस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉजिक नहीं, ठीक है। अगर हम लोग HTML को बोलेंगे भैया 2 into 5 करो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग जावा को देंगे तो वो 2 into 5 = 10 कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग जावा की कोड यूज करके वैल्यूज भी जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, लॉजिक्स भी जनरेट कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये देखिए आपको ये समझ में आएगा, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट और कहीं ना कहीं कस्टम टैग्स, ठीक है। तो यही है, कहीं ना कहीं हम लोग ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट किए भी पहले से ही क्रिएटेड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले से कहीं ना कहीं क्रिएटेड है, बस उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, बस हमें दिख नहीं रहा है वो ऑब्जेक्ट, कहीं ना कहीं वो पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। तो ये वाली बात है। आइए इधर, हाँ, पहले हम लोग इसी को रन करके दिखाता हूँ ब्राउजर पे, ठीक है। इधर आइए, सबसे पहले यहाँ आइए, ठीक है। नो कंसोल टू डिस्प्ले एट दिस टाइम, यहाँ सर्वर पर आइए। मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा आईडी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो इक्लिप्स है, ओके। अब यहाँ पे सिंपली देखिए, टॉम कैट 11 सर्वर एट लोकल होस्ट, जो कि अभी स्टॉप्ड है, कोई बात नहीं। सिंपली आप यहाँ फाइल पर जाइए, न्यू पे जाइए, और यहाँ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे आ जाइए। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे आके आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे क्या पढ़ रहे हैं, जेएसपी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जेएसपी, ठीक है, जेएसपी प्रोजेक्ट नहीं खराब लगेगा, जेएसपी 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है, मेरा जो टॉम कैट सर्वर है वो डाउनलोडेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे करिए और फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अभी इसको बंद करिए, लॉगिन पेज को। अभी हम लोग का फोकस JSP 1 पे। यहाँ गए, SRC में गए, मेन में गए, ठीक है। जावा में नहीं जाना है, यहाँ वेब ऐप में जाना है, ठीक है। वेब ऐप में ही जाके हमें क्रिएट करना है। अगर हम लोग यहाँ से सीधा क्रिएट करेंगे तो भी वेब ऐप में ही डाल देगा, ठीक है। न्यू पे जाइए, और यहाँ देखिए आपको JSP फाइल नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ नजर नहीं आए तो आप अदर्स में जाके सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ जैसे दिख रहा है, तो मैं JSP फाइल पे प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे न्यू फाइल डॉट जेएसपी लिख रहा है। इसको सिंपली आप इंडेक्स डॉट जेएसपी कर दो, ठीक है। क्यों इंडेक्स डॉट जेएसपी, क्योंकि ये एक वेलकम फाइल है, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे इंडेक्स डॉट जेएसपी है, इसमें सिंपली नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, ठीक है। ये पेज हमारा खुल गया।
इंडेक्स डॉट जेएसपी, ठीक है। ये दिखता एकदम एचटीएमएल ही जैसा है, बट ये एचटीएमएल के साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके अंदर जावा के भी कोड्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्क्रिप्टलेट टैग्स के अंदर क्या लिखा है, एट द रेट पेज लैंग्वेज इक्वल टू जावा, कॉन्टेक्ट टाइप इज टेक्स्ट एचटीएमएल स्लैश, फिर कारसेट यूटीएफ 8, पेज इंकोडिंग यूटीएफ, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं जावा का भी पावर आ गया है। अभी सिंपली आप यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे क्या कोड लिखा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली अब स्क्रिप्टलेट टैग्स क्रिएट करेंगे बॉडी के अंदर। तो हम अपना स्क्रिप्टलेट टैग्स को यूज करते हैं, ये हमारा स्क्रिप्टेड टैग्स आ गया, आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2, ओके, इंटू 5, ऐसे, ठीक है। तो हमारा कोड लिखा गया। अभी देखिए यहाँ पे फोकस करिए। देखिए वेब ऐप के अंदर, वेब आईएनएफ के अंदर आपको वेब डॉट एक्सएमएल दिख रहा होगा, इस पे आ जाइए। देखिए इस पे आते ही आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी देख पा रहे होगे, ठीक है। जब हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इसी पेज पे फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? क्योंकि एक वेलकम फाइल है, ठीक है। अभी जैसे मैं वापस जेएसपी 1 पर जाता हूँ, राइट क्लिक मारता हूँ, पहले प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, हम लोग को कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पे जैसे ही गए, प्रोजेक्ट फैसेट्स में गए, तो ये 6.1 को हमने चेंज कर दिया 6.0 में। फिर मैंने अप्लाई मारा, फिर अप्लाई एंड क्लोज किया, तो ये काम हो गया पूरा। अब जैसे यहाँ पे मैं राइट क्लिक मारता हूँ, मैं रनर्स पे जाता हूँ और रनर सर्वर पर जाके क्लिक मार देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है सेव इंडेक्स डॉट जेएसपी, हाँ सेव कर दिया। टॉम कैट 11 पर चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट फिनिश, आपका टॉम कैट सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है। अब यही मेरा टॉम कैट भेजे स्टार्ट हो गए। अरे भैया, ये कहाँ पे ले आए? देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम हेयर, इंडेक्स डॉट जेएसपी, ओके। फिर यहाँ पे आइए, आउट प्रिंट, ठीक है, सही है सब। अभी मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट पेज कहाँ से चेंज हो गया? सिंपली आप विंडोज में जाना है, वेब ब्राउजर पे जाना है, और डिफॉल्ट सिस्टम वेब ब्राउजर, ठीक है। बट हमें अभी क्रोम में फेंकना है। डिफॉल्ट पता नहीं वो क्यों वहां पे ले गया। सिंपली रनर्स पे जाइए, रन ऑन सर्वर कर दीजिए, टॉमकेट 11 सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ अभी आउटपुट दिख गया, देखिए काम किया ना। तो ये क्रोम सबसे बेस्ट होता है, बाकी सब में थोड़ा सा एरर आ जाता है, ठीक है। जैसे पिछला कौन था, कोई और शायद ब्राउजर था, ठीक है। बट ये ब्राउजर जो क्रोम है वो काफी बेस्ट है, इसलिए इसी पे आपको चलाना चाहिए। तो आप यहाँ आउटपुट देख पा रहे हैं 10, ठीक है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जावा कोड ही लिख रहे हैं एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अब देखिए हाउ टू रन अ सिंपल जेएसपी पेज, ठीक है। Start the server, put the JSP file in folder and deploy on the server. Visit the browser, localhost इतना इतना, और एग्जाम्पल लोग, अच्छा ये तो हम लोग ने कर डाला। इधर आइए, डू आई नीड टू फॉलो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर टू रन अ सिंपल जेएसपी, ओके। हाँ चाहिए भाई। देखो जेएसपी को हम लोग वेब ऐप के अंदर डालते हैं। अभी वापस प्रोजेक्ट पे आते हैं, देखिए जावा का जो सर्वलेट से रिलेटेड कोड रहता है वो जावा के अंदर डालते हैं, और जेएसपी जो रहता है वो हम लोग वेब ऐप के अंदर डालते हैं, ठीक है। नॉट इन मेटा एनएफ, नॉट इन वेब एनएफ, वेब ऐप जो कि इसका पेरेंट पैकेज है, ठीक है, पेरेंट पैकेज है, नॉट सब पैकेज, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ भी है। यहाँ ये देखिए, जेएसपी पेज और स्टैटिक रिसोर्सेज जैसे एचटीएमएल डाल सकते हैं, ठीक है, इमेजेस हो गया, सीएसएस हो गया, और वेब डॉट एक्सएमएल तो आप जानते हैं किसके अंदर है, वेब आईएनएफ के अंदर है। और वेब आईएनएफ के अंदर ही लाइव है, ठीक है। लाइब्रेरी में हम लोग जार फाइल्स सब डालते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वेब आईएनएफ में ही हमारा क्लास फाइल्स भी जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट होते हैं। जेएसपी में एपीआई है, ठीक है। अब इसको समझते हैं जेएसपी एपीआई क्यों बोल रहे हैं।
इधर आइए। द जेएसपी एपीआई कंसिस्ट ऑफ टू पैकेज, ठीक है। तो जैसे आप कोड जब आप पढ़ के आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पैकेज क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैकेज के अंदर ही हमारा क्लास रखा हुआ रहता है, और क्लास के अंदर ही मेथड्स रहते हैं, ठीक है। अगर इंटरफेस होगा तो उसका इम्प्लीमेंटिंग मेथड भी जरूर होगा, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंटिंग मेथड होगा तो हमें वहीं से डायरेक्ट लॉजिक मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सब बना बनाया चीज है, इसीलिए हम लोग सर्वलेट को एक एपीआई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक है। तो इसके वजह से जो हमारा जेएसपी है वो हमारा एक एपीआई है, क्योंकि प्री बिल्ट क्लासेस इंटरफेसेस मेथड्स आर नथिंग बट एन एपीआई। ओके। तो इसके पास दो आपका पैकेज है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी, और दूसरा जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी डॉट टैग टैग टैग। क्या लिखा है ये? टैग एक्स्ट। बाप रे। जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी पैकेज। देखिए, टू इंटरफेस एंड क्लासेस। टू इंटरफेसेस आर एज फॉलोज: जेएसपी पेज, एचटीटीपी जेएसपी पेज, ठीक है। और क्लास क्या है इसका? ये सारे क्लास है: जेएसपी राइटर, पेज कंटेक्स्ट, जेएसपी फैक्टर, ठीक है, जेएसपी इंजन इन्फो, जेएसपी एक्सेप्शन, जेएसपी एरर, ये सब हो गया। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज का देखिए, सर्वलेट क्या है हमारा? सर्वलेट हमारा एक एपीआई तो है बट इंटरफेस है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं जेएसपी पेज भी एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो प्रेजेंट है जेएसपी पेज के अंदर, और उसको एक्सटेंड किया हुआ है एचटीटीपी जेएसपी पेज। तो उसके अंदर भी जो सर्वलेट वाले सारे फीचर्स है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। अब जो जेएसपी पेज का इंटरफेस है, ठीक है, वो क्या क्या है? वो जेएसपी इंट है, जेएसपी डिस्ट्रॉय है, ठीक है। ऐसे हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, उसको भी कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। एचटीटीपी ही जेएसपी सर्वलेट इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। देखिए, लिखा है जेएसपी सर्विस, ठीक है। तो ये भी एकदम वही है जो हमारा सर्वलेट है, ठीक है। एकदम सिमिलर है। जैसे सर्वलेट में भी सर्विस था, ठीक है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत हद तक क्योंकि सर्वलेट को ये भी एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। और सर्वलेट को हमारा एचटीटीपी और जेनरिक सर्वलेट भी एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही तरीके की चीज है, बट अप्लाई दो अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, ठीक है। बस यही फर्क है। इधर आइए। जेएसपी इन इक्लिप्स, तो ये तो हम लोग करेंगे ही। हम लोग अपना जो कोड है वो इक्लिप्स पे ही देखेंगे। ये तो देख लिया हूँ। चल, लोड ले रहा है। रुकिए। काफी अच्छे से इन लोगों ने डेफिनेशन लिखता है, कहीं कहीं फॉल्स रहता है तो दूसरे वेबसाइट में जाता हूँ। हालांकि जावा का अपना ओरेकल भी है, वहां से भी आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। जावा का अपना ओरेकल है जहाँ पे सारा चीज ऑफिशियल, जैसे एनसीईआरटी नहीं होता है क्लास 10th में, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। सब कुछ अच्छे से करिए, कमेंट कर दीजिएगा। काफी बड़ा यूट्यूब चैनल बनेगा ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा सब लोगों के लिए, ठीक है। काफी ज्यादा बेनिफिट होगा सब लोगों के लिए। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट खतरनाक तरीके से बना रहा हूँ मैं, विशाल वर्धन जावा। कहीं ना कहीं मैं अपना जो कंटेंट है वो बहुत तगड़े तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कंटेंट बहुत तगड़ा रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ओहो, 110 सब्सक्राइबर हो गए। देखिए यहाँ पे वीडियोस में आइए। देखिए, मैं बस बेसिक समझाने में 20 घंटा, पार्ट 1 ऑफ 2 10 घंटा का, पार्ट 2 ऑफ 2 10 घंटा का, 20 घंटा में सिर्फ बेसिक्स। जो अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं आपको कम बताया हूँ, पता है। लेकिन फिर भी अगर यूट्यूब के रिस्पेक्ट में बात करें तो लोग 10-15 घंटा में तो पूरा जावा ही कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन मैं 20 घंटा में सिर्फ बेसिक्स पढ़ाया, ठीक है। बेसिक्स पढ़ाया। फिर देखिए यहाँ पे मैं उप्स पढ़ाया हूँ, मैं ये 4 घंटा में पढ़ाया हूँ।
बट इसका एक्चुअल लेंथ होता है ना वो 10 घंटे का होता है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। बट इतना समझ लीजिए कि टाइम लगता है, ठीक है, समझने में टाइम लगता है उसको, ठीक है, थोड़ा अलग टॉपिक है ये, हट के है, ठीक है, बेसिक से थोड़ा हट के है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वैसे ही स्ट्रिंग हो गया, उसको मैं समझाया, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ना, सिर्फ मैं एरे लिस्ट समझाया। मैं उस दिन बैठा था, सोचा था 3 घंटा में पूरा कलेक्शन खत्म करूंगा, लेकिन सिर्फ एक एरे लिस्ट में मुझे समझाने में 2.5 घंटा लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेप्थ मांगता है जावा, ठीक है, कितना डेप्थ मांगता है। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो आपको काफी डेप्थ नॉलेज मिलेगा, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे कोई नहीं प्रोवाइड करता है। बहुत कम एक आध चैनल है जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी उनसे सीखता हूँ, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको खोजना पड़ता है, तो आपको उस खोजने की आदत होना चाहिए, ठीक है, खोजने का आदत होना चाहिए। तो बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्यों मुझे फॉलो करना है, ठीक है, क्यों फॉलो करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा, ज्यादा बड़ा मेरा प्लान है यूट्यूब से रिलेटेड, ठीक है। काफी फोड़ फाड़ देना है, ठीक है, यूट्यूब का पूरा फोड़ फाड़ देना है। और सब्सक्राइबर भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, मतलब कि समझ लीजिए 110 हो गया ना। मुझे लगता है कि 6-7 सब्सक्राइबर बस एक दिन में बढ़ गए। तो मुझे सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है यूट्यूब, मतलब मेरे स्टूडेंट से जो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब साथ में सीखे, बोर होता हूँ मैं पढ़ने में, ठीक है, तो मैं पढ़ा दूँ। तो बस यही है। चलिए इधर आइए। बस बोलते रहूँ, मुझे मजा आता है। बकर 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 करते रहूँ। तो कहाँ पे करूँगा, तो यूट्यूब पे करूँगा। तो ये नहीं खुल रहा है, ठीक है, ये इसी का यही प्रॉब्लम है। जेएसपी क्लिप्स। एक सेकेंड, इसको बंद किया जाए। नेट रहता है, इसके सर्वर स्लो रहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है ये जावा। सबका सब नहीं अच्छा है इसमें, लेकिन काफी कुछ अच्छा है इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से देखिए, मैं हवा में पढ़ाऊंगा ना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन लिख के लिखा हुआ चीज है उसको पढ़ रहा हूँ, तो वो आपको ज्यादा अच्छा से स्टेटमेंट याद होगा। क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू क्रैक होना करना होता है, तो उसको स्टेटमेंट में करना पड़ता है, ठीक है, उसमें क्लियरिटी होना चाहिए। खुल नहीं रहा है ये, अच्छा सीधा इसमें जाता हूँ। चलिए ये खुल गया। चलिए थोड़ा ये सब देखते हैं, ठीक है। जो हमारा स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, ये क्या क्या है, ये टैग्स क्या क्या है, इसको कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। ये मतलब कि स्क्रिप्टेड टैग्स, एक्सप्रेशन टैग और डिक्लेरेशन टैग, ठीक है। तो ये लगता है नहीं खुलेगा, अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको बंद करते हैं। अब पेज को थोड़ा साफ करते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ से, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इसको ऐसे करके राइट क्लिक मारिए, डिलीट दबाइए, हट गया। अभी यहाँ ये देखिए, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, जेएसपी, ठीक है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। फिर यहाँ ये जेएसपी एक्सप्रेशन टैग। उससे पहले मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा स्क्रिप्टलेट टैग, स्क्रिप्टलेट टैग। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जेएसपी, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग। अच्छा हाँ दोस्तों, एक बात और कहना था। मेरा रात में, ठीक है, लाइव क्लास आता है, तो आप उससे जुड़ सकते हो। डिक्लेरेशन टैग, आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। रात में मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत डीप में पढ़ाता हूँ। अभी तक मैं ये आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट तक खत्म किया हुआ हूँ, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल तक मैं खत्म कर चुका हूँ। आज हमारा जो होगा वो लूप्स होगा, ठीक है। आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो लूप कराऊंगा। 7:30 में ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा 9 बजे के बाद अपना क्लास रहता है, तो मैं काफी बिजी रहता हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपको
7:30 बजे से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बात स्क्रिप्टेड टैक्स का कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, JSP scripted tag. In JSP, Java code can be written inside JSP page. ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन कैसे? यूजिंग scripted tag, ठीक है, इसके वजह से। लेट्स सी व्हाट आर द स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स फर्स्ट। ठीक है, JSP scripting scripting elements. The scripting elements provides the ability to insert Java code inside the JSP. तो एक ही बात को ये बार बार घुमा रहा है कि ठीक है, हम लोग जावा JSP के अंदर हम लोग जावा कोड लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग स्क्रिप्टेड टैग्स की वजह से लिख पाएंगे। ठीक है, स्क्रिप्टेड टैग्स की वजह से लिख पाएंगे, तो यही चीज बार बार बता रहा है। तो दे आर 3 टाइप ऑफ, हाँ, तो वो भी हम लोग देख ले, स्क्रिप्टेड से, एक्सप्रेशन से, डिक्लेरेशन से। ये तीनों वजह के, तीनों की वजह से हम लोग जावा के कोड्स को हम लोग JSP के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है। आइए इधर। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए, ये स्क्रिप्टेड टैग्स का है, ठीक है, स्क्रिप्टेड टैग का है। इसका सिंटेक्स होता है इस तरीके से। ये ऐसे किया, ऐसे लगाया, जावा सोर्स कोड, सोर्स कोड ऐसे कर दिया। एग्जाम्पल ऑफ JSP स्क्रिप्टेड टैग। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल जब कोड करेंगे ना, तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। फिर ये हो गया। अभी हम लोग जैसे क्या कर रहे थे ना, हम लोग अभी देख रहे थे क्या, हम लोग देख रहे थे कि डेटा जो हमारा है वो HTML से सर्वलेट के तरफ जा रहा है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी हम लोग जो डेटा देखेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि एक डेटा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं HTML से JSP के पास आ रहा है। ठीक है, HTML से JSP के पास आ रहा है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, और वो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग वो स्क्रिप्टलेट टैग की वजह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो हमारा सर्वलेट था वो क्या था, जावा था। ठीक है, जावा था, प्योरली जावा। ठीक है, अंदर में हम लोग HTML लिख देते थे। बट यहाँ पे आप देखिएगा ना कि दोनों HTML ही टैग है, बट स्क्रिप्टलेट टैग के वजह से हम लोग कहीं ना कहीं HTML के अंदर ही कहीं ना कहीं पैरामीटर भी गेट कर पा रहे हैं और उसको प्रिंट भी करा दिया। अभी चलिए यह देखते हैं। और हम ये ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक डेटाबेस में हम लोग डेटा नहीं स्टोर कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों सर्वलेट में जाके लॉजिक लगाएं, और फ्रंट एंड में है, फ्रंट एंड से ही फ्रंट एंड में काम हो जाएगा। ठीक है, जब डेटाबेस का काम आएगा तो कहीं ना कहीं सर्वलेट का काम आएगा ना भाई। अभी देखिए, हम इक्लिप्स पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे इसको डिलीट मारिए। ठीक है, इसी में चेंज करता हूँ, वापस एक नया प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, इसको डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, सिंपली ऊपर JSP 1 पे आइए, राइट क्लिक मारिए, ठीक है, न्यू पे जाइए। न्यू पे जाके आप सबसे पहले एक index.html बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो सीधा यहाँ HTML फाइल पर जाइए और इंटर मारिए। देखिए यहाँ न्यू फाइल डॉट एच टी एम एल आ रहा है। आप सिंपली पूरा को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए इंडेक्स। अब यहाँ आप डॉट एच टी एम एल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। बाय डिफॉल्ट ये डॉट एच टी एम एल ही का फाइल बनाएगा, क्योंकि हमने HTML सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, अब सिंपली आप इसको नेक्स्ट करिए, इसको फिनिश कर दीजिए, तो ये हमारा HTML का पेज सामने खुल कर आ जाएगा। अब जैसे ही HTML का पेज खुल के आया, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म डेवलप क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो यहाँ हमने सिंपली लिखा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का ये खुला, फिर हमने डाल दिया वेलकम डॉट JSP। ठीक है, और यहाँ से नीचे आया, फिर हम लोग ने इनपुट्स लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने इनपुट में, एक सेकेंड, इनपुट लिया। ठीक है, और हमने इनपुट में कहीं ना कहीं जो टाइप है वो हम लोग टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, टाइप है वो हमने टेक्स्ट ले लिया। अच्छा, नहीं ले रहा है टेक्स्ट। और जो हमारा नेम है, ये लेना जरूरी है, इसी से हम लोग कहीं ना कहीं डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है, नेम ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा काम हुआ।
और एक हम इनपुट ले लेते जिससे सबमिट हो पाएगा। तो सिंपली हमने इनपुट लिया, ठीक है, टाइप हमने ले लिया, ठीक है, टाइप हमने ले लिया सबमिट, ठीक है, ऐसे करके। फिर हमने इसका वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं, और उसका वैल्यू ले लेते हैं सबमिट। तो आपको ये दिखेगा ब्राउजर पे, ठीक है, दिखाऊंगा मैं भी आपको। ये ऐसे किया और इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमने अपना फॉर्म क्रिएट कर दिया। यहाँ कंट्रोल है, सिंपली कर लीजिए। फिर वापस JSP1 पे आइए, राइट क्लिक मारिए, न्यू पे जाइए, और यहाँ सिंपली आप JSP फाइल ले लीजिए, ठीक है। JSP फाइल का नाम हम लोग को क्या लेना है, तो वो welcome.jsp लेना है। तो यहाँ पे सिंपली वेलकम, वेलकम, ठीक है, ये स्पेलिंग चेक करा था, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश कर लीजिए। अब हमारे पास एक JSP का पेज खुल कर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे अपना स्क्रिप्टेड टैग्स को यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे ऐसे किया तो हमारा यहाँ पे स्क्रिप्टेड टैग बन गया। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग जो गेट पैरामीटर करते थे वो यहाँ पे कर सकते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, हम लोग स्ट्रिंग नेम, देखिएगा अभी क्या कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये सारा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया नेम, कौन सा नेम, ये वही नेम है जो वेलकम सॉरी index.html के अंदर ये नेम था ना, यही वो नेम है जो welcome.jsp के अंदर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ही किया, ऐसे बंद किया, फिर यहाँ पे मैं वही चीज करूंगा, आउट डॉट प्रिंट, कर पा रहे हैं ना, आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर सिंपली लिख दूंगा वेलकम, वेलकम, ठीक है, ऐसे कर दिया, और इधर प्लस, ठीक है, और यहाँ नेम कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है। देखिए, जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा नेम है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट कहाँ पे होता था, तो हम लोग कहीं ना कहीं सर्वलेट में देखते थे। जो हमारा पोस्ट मेथड हो गया या फिर गेट मेथड हो गया, उसमें कहीं ना कहीं रेफरेंस रहता था फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। तो कहीं ना कहीं ये जो कोड है हम लोग कहीं ना कहीं उसी गेट और पोस्ट मेथड के ही अंदर का लिख रहे हैं, ठीक है। बट ये दिख नजर नहीं आ रहा है, बट इसमें है, ठीक है, फ्रंट एंड में है, मतलब JSP के अंदर है, ठीक है। आगे और बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। कौन कौन सा ऑब्जेक्ट पहले से बनाए बनाए हैं, ठीक है, इम्प्लिसिटली कौन कौन सा ऑब्जेक्ट बने बनाए हैं, वो भी चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इसको सिंपली कंट्रोल एस करते हैं, index.html के पास जाते हैं, यहाँ राइट क्लिक मारते हैं, रन एस पे जाते हैं, रन ऑन सर्वर जाते हैं, रन ऑन सर्वर जाके हम टॉमकैट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, फिर फिनिश कर देते हैं। जैसे ही फिनिश किया, तो हम लोग यहाँ पे एक देख सकते हैं सबमिट बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं एक राहुल नाम का आदमी का नाम यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि index.html के पास है हम लोग, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है, ये हमारा पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो ये जनरली रहता है HTTPS, ठीक है, कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 8080/JSP1/index.html। तो ये हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पाथ सेट है, ठीक है, पाथ सेट है, पाथ वेरिएबल है। जैसे ही सबमिट किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम राहुल लिख कर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, welcome.jsp का पेज खुल गया, ठीक है। welcome.jsp का पेज खुल गया, और हम लोग कहीं ना कहीं ये वेलकम राहुल देख पा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग HTML से उस डेटा को कहीं ना कहीं JSP में ले पाए, क्यों ले पाए, क्योंकि हम लोग वहाँ जावा कोड लिख पा रहे हैं, ठीक है, जावा कोड लिख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू राहुल है। अब ये क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू राहुल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये कहीं ना कहीं गेट मेथड के अंदर चल रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं डेटा जो हमें वो देख पा रहे हैं। अगर ये पोस्ट मेथड होता तो हम लोग डेटा नहीं देख पाते, बट चूंकि ये गेट मेथड है, तो नेम इक्वल टू राहुल हम लोग देख पा रहे हैं। ये क्या है, ये क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी है, की वैल्यू पेयर है, ठीक है। नेम क्या है, राहुल, की वैल्यू पेयर है। तो ये चीज है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट, एक्सप्रेशन टैग, ठीक है।
एक्सप्रेशन टैग। अब ये क्या है भैया, एक्सप्रेशन टैग क्या है, अब इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग अब एक्सप्रेशन टैग समझते हैं। अच्छा डिलीट हो गया क्या, इधर आइए। तो अभी तक हमने स्क्रिप्टेड टैग को समझा, ठीक है। अब हम लोग एक्सप्रेशन टैग को समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे है क्या। आइए मैं एक पढ़ता हूँ इसको और आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। द कोड प्लेस्ड विथ इन जेएसपी एक्सप्रेशन टैग इज रिटर्न टू द आउटपुट स्ट्रीम ऑफ द रिस्पॉन्स। अच्छा, so you need not write out dot print to write data. It is mainly used to print the value of variable or method. अभी यहाँ देखिए, क्या किया ना, बार बार आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना हम लोग के लिए क्या है, एक ही चीज, एक ही प्रोसेस रिपीटेड फॉर्म में करना। तो उसको कहीं ना कहीं वो हटाता है और उसको थोड़ा और आसानदायक बनाता है, ठीक है, और आरामदायक बनाता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है एक्सप्रेशन टैग का। तो अभी जो हम लोग कर रहे थे, अब उसमें क्या करना है, देखिए सिंपली ऐसे किया, ठीक है। इसको खोला और बंद किया स्क्रिप्टेड टैग को, ये तो किया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे आउट डॉट, ठीक है। सिंपली यहाँ एक इक्वल लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट कर दीजिए, स्टेटमेंट, ठीक है। और आपको यहाँ सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना, बस इतना से काम हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बार और मैं रीड करता हूँ जिससे आप फील कर पाओ कि एक्सप्रेशन टैग होता क्या है, ठीक है। द कोड प्लेस विद इन जेएसपी एक्सप्रेशन टैग इज रिटर्न टू द आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, ऑफ द रिस्पॉन्स। तो यू नीड नॉट टू राइट आउट डॉट प्रिंट टू राइट डेटा। इट इज मेनली यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और मेथड, ठीक है। चलिए, जो भी मेथड का वैल्यू होगा, वेरिएबल का वैल्यू होगा, उसको प्रिंट करने में हेल्प कर देता है। तो वही है, ठीक है। और बाकी इसका कोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका वर्क होता है, ठीक है, इसका वर्क कैसे होता है। तो चलिए कोड के थ्रू पहले समझते हैं, ठीक है, कोड के थ्रू समझते हैं। यहाँ ये इक्लिप्स पे आ जाइए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंज करने का जरूरत है, ठीक है। सिंपली इंडेक्स में जाइए और इंडेक्स में हमें सेम चीज लिखना है, ठीक है, जो हमने किया हुआ है। वेलकम डॉट जेएसपी टेक्स्ट, ठीक है, नेम सबमिट सबमिट, ठीक है। अब यहाँ सिंपली वेलकम डॉट जेएसपी में आइए और यहाँ पे हम अपने कोड को अब चेंज करेंगे, ठीक है, कोड को चेंज करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे हमने क्या किया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ आउट डॉट प्रिंट इसको सारा हटा दीजिए। देखिए कैसे होगा पॉसिबल, कैसे। सिंपली अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इक्वल कर दिया, ठीक है, इक्वल कर दिया। तो मैं अपना स्टेटमेंट अब लिख पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब वेलकम कर दिया, वेलकम, यही सीधा अब आउटपुट भी दिखेगा। डेटा डायरेक्ट कलेक्ट कर लेंगे, कैसे दिखाता हूँ। ये बंद कर दीजिए, ठीक है, ये बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, सिंपली प्लस, ठीक है, यहाँ एक गैप दे दीजिए, ठीक है, प्लस। यहाँ लिखिए आप सिंपली रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, गेट पैरामीटर। तो यहाँ ऐसे किया, फिर इसके अंदर क्या ले लीजिए, सिंपली नेम ले लीजिए। तो यही है, और कुछ नहीं। यहाँ सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे करके, ठीक है, सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ स्पेस अलाउड नहीं है, यहाँ स्पेस अलाउड नहीं है। अब सिंपली इसको ऊपर ले आइए, देखिए कितना छोटा में हो गया, समझ रहे हैं। वेलकम और सीधा इसी में ले लिया, तो इसको स्ट्रिंग में स्टोर करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। डायरेक्ट हम लोग ने क्या किया, ऐसे डेटा को जो आ रहा था वो हमने स्टोर, सीधा हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। अब सिंपली इसको कंट्रोल एस करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ राइट क्लिक मारेंगे, रन एस करेंगे, रन ऑन सर्वर करेंगे। फिर यहाँ टॉम कैट 11 ऐसे करके नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ आचार्य प्रशांत, प्रशांत। अब जैसे इसको सबमिट पे दबाया, वेलकम आचार्य प्रशांत, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। ये नेम देख सकते हैं आप, ठीक है, आचार्य प्लस प्रशांत। तो ये वेलकम डॉट जेएसपी है, पक्का यहाँ पे गेट मेथड रहा होगा, ठीक है, डू गेट मेथड, जिससे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन टैग। अब अगला देखते हैं डिक्लेरेशन टैग, वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आज का क्लास को वाइंड अप कर देंगे, फिर कल हम लोग और भी चीजें सीखेंगे, कोड्स करेंगे, ठीक है, काफी कुछ करेंगे। अभी जैसे मैं आपको डिक्लेरेशन टैग समझा देता हूँ, आज बस इंट्रो था, आज बस इंट्रो था, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे क्लास। अब यहाँ आइए देखिए
क्या लिखा है, द जेएसपी डिक्लेरेशन टैग इज यूज टू डिक्लेयर फील्ड्स एंड मेथड्स। ठीक है। The code written inside the JSP declaration tag is placed outside the service method of auto-generated servlet. So it doesn't get memory at each request. Okay. देखिए इसको पहले थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं फिर करते हैं। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिर से मैं पढ़ता हूँ। The JSP declaration tag is used to declare fields and methods. तो ये फील्ड्स और मेथड्स को डिक्लेयर करता है सीधा सीधी। ठीक है। द कोड रिटन इनसाइड द जेएसपी डिक्लेरेशन टैग इज प्लेस आउटसाइड द सर्विस। जैसे कि आपको यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे हम मेथड डिक्लेयर कर पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम मेथड डिक्लेयर कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको अब सर्विस के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, सर्विस मेथड के अंदर नहीं लिखेंगे। देखिए जो हमारा डू के डू पोस्ट था, वो ले दे के सर्विस के अंदर से ही कॉल होता था। ठीक है। इसीलिए अगर मान लीजिए डू गेट और डू पोस्ट का जो लॉजिक्स है वो हम लोग लिख रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर्विस के अंदर से लिख रहे हैं, क्योंकि कॉल डू गेट डू पोस्ट जरूर हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग मल्टी थ्रेड पढ़ते थे और जब हम लोग थ्रेड को स्टार्ट करते थे तो इंटरनली रन मेथड कॉल हो जाता था। ठीक है। करते स्टार्ट है लेकिन इंटरनली रन मेथड हो रहा है। वैसे ही कहीं ना कहीं ये लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। क्या लॉजिक है, सर्विस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा डू गेट और डू पोस्ट मेथड भी एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे सिंपली बोल दिया कि जो हमारा डिक्लेरेशन टैग है उसमें मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड टैग के अंदर। तो आप सर्विस के अंदर थोड़ी कर पाओगे, मेथड इनसाइड मेथड पॉसिबल नहीं है। क्लास इनसाइड क्लास पॉसिबल है जिसको हम नेस्टेड क्लास बोल देते हैं, बट मेथड इनसाइड मेथड पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज गड़बड़ है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है। ठीक है। उससे पहले चलिए थोड़ा सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स कैसा होता है। ठीक है। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने ये तो बनाया, ठीक है, स्क्रिप्टेड टैग टाइप बनाया, बट यहाँ पे हमने ये लगा दिया, तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। फील्ड भी डिक्लेयर कर पाएंगे और मेथड भी डिक्लेयर कर पाएंगे, डिक्लेयर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज पॉसिबल है इसके अंदर। ओके। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। आइए अब डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस है जो हमारा नॉर्मल स्क्रिप्टेड टैग है और डिक्लेरेशन टैग है। द जेएसपी स्क्रिप्टेड टैग कैन ओनली डिक्लेयर वेरिएबल्स नॉट मेथड। ओके। उसमें वेरिएबल तो डिक्लेयर हो जा रहा था लेकिन मेथड नहीं हो पा रहा था। मेथड क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सर्विस एक मेथड के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। बट यहाँ पे आ जाइए, द जेएसपी डिक्लेरेशन टैग कैन डिक्लेयर वेरिएबल एज वेल एज मेथड। ठीक है। तो इसमें दोनों चीज डिक्लेयर हो पा रहा है। इधर आइए देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ स्क्रिप्टेड टैग इज प्लेस इनसाइड जेएसपी सर्विस मेथड। तो यहाँ लिख दिया। ठीक है। कहीं ना कहीं जेएसपी सर्विस मेथड है। अब जैसे सर जेएसपी सर्विस मेथड, लेकिन सारा काम थोड़ा सर्वलेट टाइप का ही है, इसलिए हम उसको सर्विस मेथड ही बोल देते हैं। बट एक्चुअली में जो मेथड है उसका नाम जेएसपी सर्विस है। ठीक है। लेकिन जो जेएसपी हमारा वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रहा है सर्वलेट को ही। ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ जेएसपी डिक्लेरेशन टैग इज प्लेस आउटसाइड द जेएसपी सर्विस मेथड, जो मैं आपको बताया। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ जेएसपी डिक्लेरेशन टैग दैट डिक्लेयर फील्ड। तो हम लोग फील्ड को डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ वैसा बड़ा बात नहीं हो गया। ठीक है। काफी आसान चीज है। और मेथड भी कर सकते हैं। चलिए तो आपको ये दोनों करके ही दिखा देता हूँ। आइए इधर देखिए। सबसे पहले मेथड करता हूँ, सॉरी, वेरिएबल करता हूँ और फिर मेथड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाते हैं, वेलकम डॉट जेएसपी को रहने देते हैं। एक सेकंड, वेब डॉट एक्सएमएल में चेक कर लेते हैं वेलकम डॉट जेएसपी है नहीं है। एक सेकंड। तो मुझे है ना यहाँ से वेलकम डॉट जेएसपी हटाना होगा। सबसे पहले इसको डिलीट करूंगा मैं। ठीक है, इसका काम हो गया है। पिछले क्वेश्चन में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आऊंगा, यहाँ से फॉर्म को हटाऊंगा। अभी फॉर्म का काम नहीं है। ठीक है। अभी फॉर्म का काम नहीं है। बॉडी के अंदर सिंपली मैं अब लिखूंगा। देखिए कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक सेकंड, क्या हुआ, इसको इसको ऐसे करिए। अच्छा सॉरी सॉरी, इसका अंदर जेएसपी का पावर नहीं है, एचटीएमएल है। क्या हम लोग रीनेम से कर सकते हैं चेंज, देखते हैं। जेएसपी
अब चेक करते हैं। नहीं, इसको क्या करिए, हटाइए अभी, डिलीट मारिए। ओके, डिलीट मारिए इसको। डिलीट हो गया। जेएसपी वन में जाइए, राइट क्लिक मारिए, न्यू पे जाइए। सिंपली आप एक जेएसपी फाइल क्रिएट करिए। यहाँ पे जेएसपी फाइल है, यहाँ पे लिख दीजिए इंडेक्स। ठीक है, और नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। इंडेक्स डॉट जेएसपी आ गया, बॉडी के अंदर जाइए। अब यहाँ आप सिंपली लिख पाएंगे, देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये लगाएं। ठीक है, लगाते ही अब आप इंट, ठीक है, डेटा, जो मन वो कर सकते हो। ठीक है, 50 सेमी कॉलन, तो ये हो गया। इसको प्रिंट कराना है, वो भी हो जाएगा। देखिए प्रिंट कैसे कराऊंगा मैं। ये लगाया, सीधा इक्वल कर दिया। ठीक है, ये चीज हमें आउटपुट पे दिखेगा। ये लगाया, वैल्यू, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एज। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे प्लस किया और लिख दिया डेटा। कोई सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं, बस यही था। तो राइट क्लिक मारिए, रन एज पे जाइए, रन ऑन सर्वर करिए, टॉमकैट 11 सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। देखिए, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 50। कैसे 50, तो डेटा था 50 था। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्चुअली आउटपुट में लिखने का होता है। ठीक है, तो जो हमारा आउट डॉट प्रिंट नहीं था, उसकी जगह ही हम लोग अब इक्वल का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यही चेंज है। तो ये इसको क्या कहते थे हम लोग, एक्सप्रेशन टैग। ठीक है, पहला वाला क्या था, स्क्रिप्टलेट टैग नॉर्मल आउट डॉट प्रिंट वाला। फिर एक्सप्रेशन टैग आया, जिसमें हम लोग सीधा इक्वल्स टू कर दिए। और फिर एक डिक्लेरेशन टैग है, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो सिंपली हम लोग ये लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक बार मेथड भी चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए इस मेथड का रिटर्न टाइप है इंट, क्यूब है। ठीक है, और इसके अंदर इंट एन है। लेकिन इसको कॉल, अच्छा, ठीक है, देखिए ये हुआ, इंट करके एन कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं लॉजिक्स प्रोवाइड कर देंगे। ये एरर क्यों दे रहा है, हाँ, तो हम लोग करेंगे रिटर्न एन इंटू एन एन। ठीक है, रिटर्न करा दिया। फिर अब दूसरा में सिंपली हम लोग कॉल कर देंगे। ये हमारे मेथड से बाहर है। चीजें, ये चीजें क्लास लेवल पर चल रही है। ठीक है, क्लास लेवल पे, क्लास लेवल का मतलब नॉट इनसाइड मेथड बट इनसाइड क्लास। समझ पा रहे होंगे आप। इक्वल टू, ये लगाया, ये लगाया। इसको यहाँ से हटाइए पहले, दोनों को हटाइए। इसके बीच में लिखिए क्यूब ऑफ 3 इज डेटा। सीधा यहाँ लिख दीजिए, सिंपली एक गैप यहाँ दे दीजिए। इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लग चुका है। यहाँ प्लस देके सिंपली लिख दीजिए क्यू, किसका देना है क्यूब, तो 3 का। तो ये हो गया X। ठीक है, कंट्रोल एस मारिए, राइट क्लिक मारिए। तो एक कंट्रोल एस कर रहा हूँ और सीधा गूगल पे आया, तो फिर इसको चलाया तो देखिए, क्यूब ऑफ 3 इज 27। आपको जेएसपी
अगर आप चला रहे हो ना, तो आपको सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करने का जरूरत नहीं होता है अपने आउटपुट को देखने के लिए। आप सिंपली क्या कर सकते हो ना, आप सीधा कंट्रोल एफ मारो और बस यहाँ पे आके आप रिफ्रेश कर दो। ठीक है, रिफ्रेश पे दबा दो, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, चेंज होते हुए। तो ये भी एक फायदा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जेएसपी सर्वलेट के मुताबिक 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 ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा थका हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो और पढ़ाता। इसके आगे हम लोग सीधा अब क्या क्या देखेंगे। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, जेएसपी डायरेक्टिव एलिमेंट है, जेएसपी एक्सेप्शन है, एक्शन एलिमेंट्स है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, एमवीसी इन जेएसपी है, जेएसपी कस्टम टैग्स है, पैगिनेशन है, क्रेड है, डेवलपमेंट इन जेएसपी है, और इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो टाइम लगेगा, इस वीक लग जाएगा टाइम, ठीक है, खत्म होने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडे।